आज क्लास 6 इतिहास चैप्टर 10 अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें, यानी आज हम जो अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं वह क्लास 6 के इतिहास का अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद अध्याय 1 और रह जाएगा जो कि अपनी प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है। वो करने के बाद हम कंप्लीट सीरीज को एक ही बार में एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि उसमें सारे नोट्स हों और आगे आने वाली वीडियोस में जिसमें उनके क्वेश्चन आंसर हों और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हों जो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हों। अभी तक तो चैप्टर को इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा था या समझाया जा रहा था वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, कि हम यदि कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो हमें ये भी यदि ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेस हमें मजबूत करना होता है और आधार मजबूत है तो कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। तो उसी के मुकाबले हमने ये तैयारी शुरू की थी। आज शुरू करते हैं क्लास 6 का अध्याय 10, इतिहास का अध्याय 10, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स रहेंगे, हम इसी कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे। जैसा कि मरुस्थामी और लौह स्तंभ एक बच्चे की चर्चा होगी, फिर धातु विज्ञान एक कॉन्टेक्स्ट होगा, फिर यहाँ से टॉपिक शुरू होगा लौह स्तंभ, ईंटें और इमारतें, पत्थरों की इमारतें, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, चित्रकला, पुस्तकों की दुनिया, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां और विज्ञान की पुस्तकें, अंतिम टॉपिक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं वर्ड टू वर्ड पैराग्राफ रीड करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ। तो मरुस्थामी और लौह स्तंभ, और टिक करते चलेंगे जो सा टॉपिक होता जाएगा। मरुस्थामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा ही। धूल भरे पथरीले रास्तों में से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्थामी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, हर बच्चे के लिए ये अनुभव यादगार होते हैं जब वो अपने देश की ऐतिहासिक चीजों की तरफ रुख करता है। हर एक बच्चे के लिए अनुभव यादगार होते हैं जब वो अपने ऐतिहासिक चीजों की तरफ रुख करता है। तो ये मरुस्थामी एक बच्चे की कहानी से हमें शुरुआत कराई जा रही है। हमेशा इसके सभी अध्यायों में ये खास बात रही है, बच्चे की कहानी से शुरुआत की जाती है। कोई दो बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं और वो भी उसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। हड़प्पा जब हम अध्याय पढ़ा था तो उससे पता चलता है कि शिल्पकाली कलाएं वहां मिली हैं, तो वह अच्छे शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी, कैसे धातु को पिघलाया जाए फिर उससे क्या बनाया जाए, इसकी काफी नॉलेज थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। हमने चर्चा की थी कि कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे कांसा एक प्रकार का फायोन्स का पात्र बनाया जाता था और ये एकदम विलासिता की वस्तुओं में काउंट किया जाता था, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रक्रिया के साथ बनाया जाता था। तो दो चीजों के मिश्रण से एक नई चीज निकल के आती थी, तो ये चीज थी। यहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध है। अब हड़प्पावासी जो कांस्य युग से संबंधित थे, समय दर समय काल जैसे जैसे बीतता गया और हमने लोह का आविष्कार किया, तो फिर हम देखते हैं फिर लोह युग की शुरुआत हो जाती है। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था और खोटा लोहा, पिटवा लोहा या ढलवा लोहा, ऐसे कुछ नाम रखे गए। जब लोह की बात हुई है तो टॉपिक ही हमारा यहीं से शुरू होता है, लौह स्तंभ। तो धातु विज्ञान की हमें जानकारी हो गई थी जो कि उससे पहले कांस्य युगीन की थी, और जब हमें लोहे मिलने लगे तो लौह स्तंभ की चर्चा कर लेते हैं। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो ये कहां पर है लौह स्तंभ? महरौली दिल्ली में।
और कुतुब मीनार के परिसर में, महरौली दिल्ली। तो लौह स्तंभ महरौली दिल्ली कुतुब मीनार के परिसर में है। लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। कैसे कैसे इसे हम अद्भुत उदाहरण बोल रहे हैं? इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी अधिक। ऊंचाई कितनी? तो लौह स्तंभ का एक ये पॉइंट निकल के आ गया। फिर इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, ठीक है, इसकी है हाइट, ऊंचाई है, और वजन वेट है 3 टन से भी अधिक, और इसका वेट है 3 टन से भी अधिक, 3T। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। चंद्र। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है, तो इसलिए हमने इसे अद्भुत उदाहरण बोला है शिल्पकारों का, कि आश्चर्य तो यही बना हुआ है अभी तक कि इसमें जंग ही नहीं लगी है। तो 7.2 मीटर ऊंचा है, 3 टन से भी अधिक इसका वजन है। अब अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, हम स्तूप जब भी सुनते हैं तो बुद्ध से ही रिलेट करते हैं इसको, है ना, उनके अवशेष रखे होते हैं, जैसे दांत, हड्डियां या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, जो कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के भी हो सकते हैं, तो वो रखे होते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, मिट्टी का एक टीला। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है, गोल सर्कुलर पाथ बनाया गया है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। बिल्कुल प्रदक्षिणा करना, यानी कि उसके चक्कर लगाना, प्रदक्षिणा करना, वह पथ कहलाता है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। आप देखिए, जब हवन होता है तो हवन एक बॉक्स के अंदर होता है, तो उसको नाम दिया जाता है वेदी, यानी यहाँ पर हवन की शुरुआत इसमें होगी, तो इसी तरीके से उसको वेदिका नाम दिया जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, चारों तरफ प्रवेश द्वार होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, और जो प्रवेश द्वार होते थे उसे हम बोलते थे तोरंग। तो यदि ये चारों तरफ द्वार है और ये बीच में स्तूप है, तो हर द्वार पर एक एक गेट होगा, यानी चारों तरफ गेट होंगे, और इनको हम बोलते थे तोरण द्वार। इसी को हम बोलते हैं तोरण द्वार। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अमरावती ढूंढो 2000, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनवाई जाती थी। इस तरह कई गुफाओं में मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदुओं राम मंदिरों
का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह समझते हैं, जहाँ पे ईश्वर की मूर्ति रखी होती है और ये बहुत गहराई में अंदर जाकर मंदिरों में बनाई जाती है। गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्तियों को रखा जाता था, जैसा हमने बोला भी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। पुरोहित होते हैं जो पंडित होते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर बनाया जाता था ताकि उससे उसकी भव्यता और निखर के आए। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था, मंडप, सभागार, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, तो उसे मंडप कहते थे। वो जगह रखी जाती थी। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो और इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो ऑब्वियसली बात से कुछ मंदिरों की यहाँ पे चर्चा हुई है। चलिए, ये तो हो गई हमारी चर्चा स्तूप, ईंटों और पत्थरों की इमारतों की। अब हम अपने स्तूप मंदिर किस तरह बनाए जाते थे इस पे जरा एक बार नजर कर लेते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। देखिए, प्रक्रिया है मंदिर बनने की, है ना। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत, है ना। काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसे तोरण द्वार बोलते हैं, को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलियों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। तो मंदिरों के योगदान, बनाने और संवारने के लिए अलग अलग योगदान होते। चलिए अगले टॉपिक पे आते, जो है चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार मतलब जहां पर वह रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर वहां रहने के लिए जगह बनाना, विहार। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यह रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार आज अज्ञात हैं। आज इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास अभी अगले कुछ टॉपिक्स और बच जाते हैं, बट मेरा प्रयास ये है कि मैं पैराग्राफ वाइज तो चीज़ों को पढ़ूं ही, लेकिन अब समय आने वाला है जहाँ पे हम इस क्लास 6 के इस इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बेहद ज़रूरी होते हैं किसी भी वे में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव वे मान लीजिए या फिर वो एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में इसको समझ लीजिए,
बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा प्रयास यही था कि जितना हो सके एक मिनिमम क्लास जो 6th है उसको उठाएं, उसके इतिहास पोर्शन को उठाएं और इतिहास को 1st से 10 कंटिन्यू करते चले जाएं। अब जैसा कि ये अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है, जहाँ पे अध्याय 10 को ख़त्म करने के बाद बस एक अध्याय और है, अध्याय 1 रह गया है। वो करने के बाद सीधे सीधे हम MCQs पर आ जाएंगे। अभी 3-4 क्लासेस और लगेंगी जिसमें ये कंप्लीट होगा, तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी होगी। और फिर भविष्य में भी आगे देखेंगे कि और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्लास 7th के इतिहास पर आने का मौका मिलेगा। फिर ऐसे ही 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यानी हिस्ट्री के पोर्शन को सबसे ज़्यादा महत्व देने वाले हैं। इसके बाद ज्योग्राफी भी कुछ हद तक स्टार्ट कर दी है, धीरे धीरे उस पर भी काम करते हैं। और आज यहीं रोकते हैं चित्रकला तक। बाकी बचे 4 टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट पर कवर करेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए मैं इसको रोक रहा हूँ और बाकी के 4 को अगले अध्याय में कंप्लीट करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है, समझ में आता है, तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।